नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा रचित हुई पुस्तक हैं, तो उस पे हम लोग क्लासेज शुरुआत किए हैं। तो आज चौथी क्लास है और इसमें हम लोग पिछली क्लास में आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि उसमें हम लोगों ने आदिकाल में सामाजिक स्थिति, फिर सिद्ध नाथ और फिर जैन मतवावलंबी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग नोट किए थे, शॉर्ट संक्षिप्त नोट्स बनाए थे। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं के उसी पुस्तक पे चर्चा करते हुए आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में आगे जो आता है तो वो वीरगाथा काव्य है। तो चलिए आज हम लोग वीरगाथा काव्य पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पे विश्वनाथ त्रिपाठी जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसको हमने यहाँ पे नोट किया है, तो आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैन मतवावलंबी के बाद जो उनका हेडिंग है वीरगाथा काव्य दिए है उन्होंने। और आइए इसमें क्या है, तो इसमें एक पंक्ति महत्वपूर्ण है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक में कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उसके अनुसार इसका नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। तो दोस्तों आदिकाल के तृतीय प्रकरण को, आदिकाल की जो पुस्तक है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की, उसको उन्होंने कई प्रकरण में बांटा है। ठीक, तो जो तृतीय प्रकरण है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि जो तृतीय प्रकरण है उसको वीरगाथा काल कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का तृतीय प्रकरण वीरगाथा काल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण पंक्ति है कि वो ऐसे है कि शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार है। वीरगाथा काल की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है। तो इस काल की पहचान जिस तरह की है, ये जो 12 नीचे ग्रंथ दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर उन्होंने इसकी पहचान की है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो 12 ग्रंथ हैं। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, ये देखिए में पुस्तक का पूरा नाम है, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ठीक, तो आप लोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों जो है चीज़ें, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये जो 12 पुस्तकों के नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए इन्हीं जो 12 रचनाएं थी इनको हमने यहाँ पे इन अलग अलग करके रचनाओं के रचनाकारों के भी नाम आगे लिख दिए हैं। तो आइए हम लोग एक बार रटा मार लेते हैं याद करने के लिए। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये विद्यापति की दोस्तों रचना है। ठीक, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है विशलदेव रासो। तो विशलदेव रासो नरपत नाल की रचना है, तो विशलदेव रासो। परमाल रासो की बात करते हैं तो ये जगनी की रचना है, तो परमाल रासो जगनी की रचना है। आगे है विजयपाल रासो, तो ये नल सिंह की रचना है। ठीक, तो इसके रचनाकार नल सिंह है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है खुमान रासो, तो ये दलपत विजय की रचना है, तो दोस्तों दलपत विजय। अगला है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रप्रदाय की हैं, और आप लोग ये पढ़ भी चुके हैं कई बार, तो चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो, आप लोग इसको ना याद करें। और खुसरो की पहेलियाँ दोस्तों खुसरो। तो ऊपर जो 12 पुस्तकें थी उसमें से 9 पुस्तकों के यहाँ पे रचना और रचनाकारों के नाम दे दिया गया। आगे जो कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो आइए उसके बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। जैसे हमीर रासो है, जय चंद्र प्रकाश है, और जय मयंक जस चंद्रिका है। और इन 3 किताबें हैं, उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ये किताबें जो हैं, ये जो ग्रंथ है ये अभी उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्रकृति पेंगलम में मिलता है। हमीर जो है, हमीर रासो, इसका एक पद जो है प्रकृति पेंगलम में मिलता है, और जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो जिनकी बातों मानना ही पड़ता है दोस्तों। और मानना क्या पड़ता है दोस्तों, इनकी जो पुस्तक है उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को मिलेगी कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि हमीर रासो का ही है दोस्तों। वो जो पंक्ति आई है हमीर विषयक पद प्रकृत पेंगलम में
तो उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि ये पंक्ति जो है ये हमीर रासो की है। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो बिसलदेव रासो। तो चलिए अब बिसलदेव रासो के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम नरपतिनाल है। अभी हम लोग ऊपर देखे ही, ठीक। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1212 अर्थात 1155 में हुई थी, ठीक। तो दोस्तों ये रहा एक महत्वपूर्ण पंक्ति। अगला पंक्ति है बिसलदेव रासो के बारे में कि श्री मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। मोतीलाल जो मेनारिया है दोस्तों, इसकी रचना वो 16वीं शताब्दी में मानते हैं। अगला जो पॉइंट है कि बिसलदेव रासो में शाकंभरी नरेश बिसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। तो आप लोग इसको याद मतलब नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि बिसलदेव रासो में किसकी चर्चा है, और नीचे नाम दे देगा नरेश बिसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का। तो ये चीज़ हो सकता है। अगला जो पंक्ति है महत्वपूर्ण तो ये है कि यह प्रधानतः श्रृंगार काव्य है। बिसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है दोस्तों। तो ये भी पूछ सकते हैं श्रृंगार है कि वियोग है, या कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उस पर। तो आप लोग श्रृंगार काव्य है, इसको यार नोट कर लीजिए। बिसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 12 मासा इसका वर्णन मिलता है दोस्तों बिसलदेव रासो में। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति को। वीर काव्य गाथा काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे, जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो। तो आइए देखते हैं अब विद्यापति के बारे में। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कृतिलता, कीर्तिपताका और पदावली। अभी जैसा हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक। आगे है कि कृतिलता ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। तो आप लोग ये इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये जो विद्यापति की रचना है कृतिलता, ये एक प्रबंध काव्य है। और ये पूछ देता है कहीं कहीं, जैसे पीजीटी में पूछ सकता है आपसे कि कृतिलता कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है या आगे तमाम तरह के काव्य 4 नाम दे सकता है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कृतिलता को कहानी कहा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि कृतिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। तो कृतिलता को दोस्तों विद्यापति ने अवहट भाषा में रचा है। अवहट, आइए अब अवहट के बारे में बात करते हैं। तो जो अवहट भाषा है दोस्तों, अवहट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। अवहट मतलब देसी भाषा यानी मैथिल युक्त अपभ्रंश भाषा। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आगे हम लोग बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। पदावली की जब बात करते हैं, कृतिलता, कीर्तिपताका और पदावली की, तो पदावली में ये इनके यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक। और इस पदावली में दोस्तों राधा कृष्ण अपना अलौकिक तो छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना में विह्वल होते हैं। और फिर आगे लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है इस पुस्तक में। जैसे दोस्तों इस पुस्तक में ना राधा और कृष्ण के प्रेम को एक सामान्य मनुष्य के प्रेम की तरह दिखाया गया है। कवि का मन वया संधि का चित्रण करने में विशेष रूप में रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। तो दोस्तों ये रहा एक महत्वपूर्ण पंक्ति। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तो वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। तो ये देखिए, ये कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। आप लोग इस पंक्ति को हम लोग चाहें तो कहीं दिखाना हो, अगर विद्यापति की पदावली से कंपेयर करने कि पूछ दे कि ऐसा और कौन कौन से मतलब पुस्तकें हैं या किसकी रचना है, तो जयदेव की गीत गोविंद है, सूरदास का सूर सागर है। आगे हम लोग बात करेंगे अमीर खुसरो की। तो आइए अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो चलिए, अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है आदिकाल के दोस्तों, वीरगाथा काल में।
उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीत इतिहासकार, कुशकार, बहुभाषीविद, सूफी, औलिया, कवि, बहुत कुछ थे। उन मतलब दोस्तों उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय थी। उनकी पहेलियाँ मुकरिया, दो सुखने अभी तक लोगों के जवान पे हैं और उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो के ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। दोस्तों अभी जिसकी बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एक तरफ से बोले तो एक ही में तमाम तरह के दोस्तों चीज़ें थी। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कुशकार, बहुभाषी, सूफी, औलिया, कवि, बहुत कुछ थे दोस्तों। और ये कौन सा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पे कहा गया कौन सा वो दोहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये कई बार पूछ चुका है। यह दोहा खुसरो ख्वाजादीन निजामुद्दीन दुलिया के देहांत पे कहा गया था। ये बात हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था एक बार। तो आइए वो कौन सा दोहा है कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भाई चौदेश। और ये दोस्तों निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर इन्होंने ये दोहा कहा था। तो और ये दोहा कई बार पूछ चुका है। आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे की पंक्ति। तो कला दोस्तों उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को सिद्ध हो सकती है। और दोस्तों आइए देखते हैं एक पंक्ति है इनकी कि जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम ए जो, न लेहु काहे लगाए छतिया, सबा ने हिजरा दराज चू, जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतिया। और दोस्तों आजकल एक गाना भी चल रहा है कि जिहाल मिस्की मकुन कुछ आगे करके कैसे है। तो ये गाना अभी तो पुराना था, फिर नए वर्जन में भी आया है। तो दोस्तों ये गाना भी, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि जो लेखक थे उस गाना के वो इसी दोहे से जो पंक्ति है मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं वो गाना लिखे हैं। और आगे चलिए तो दोस्तों आगे अब हम लोग बात करते हैं। तो आदिकाल के कुछ सामान्य विशेषताओं पे बात कर लेते हैं, जो जैसा कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक में दिया गया है। और वो आदिकाल के विशेषताओं के संदर्भ में क्या क्या लिखते हैं, तो आइए उन पंक्तियों के बारे में देखते हैं। तो पहला बात है कि राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है आदिकाल की जो सामान्य विशेषता है। अगला जो पॉइंट है कि किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है इस काल में। आगे है कि धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है, आदिकाल है जो दोस्तों। और फिर आगे पंक्ति है कि बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था इस काल में। बौद्ध धर्म में विकसित महायान, ब्रजयान और नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए यह संभव नहीं था। और जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। और अगला पॉइंट है कि भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। तो अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप लोग को याद कर रखना होगा। और लास्ट पंक्ति जो है कि आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखाई पड़ता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, जो मध्य देश नहीं लगभग समूचे भारत में अपना शासन स्थापित करता है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जो कुछ हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखें। तो अब हम लोग अगली क्लास में आएंगे, जब अगली क्लास लेके लेक्चर नंबर 5, तो उसमें हम लोग बात करेंगे भक्ति काल से संबंधित, जिस विश्वनाथ त्रिपाठी जी की भक्ति काल जो है उस पर। आदिकाल यहाँ पे लगभग दोस्तों समाप्त होती है, ठीक। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बची हो, ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बता दीजिएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा। चूँकि हमारी तरफ से जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण लगी परीक्षा की दृष्टि से, उसको हमने विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक से उठा के आप लोग को सामने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। आप लोग नोट्स बना लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण आज की क्लास। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त नोट्स लेकर, अब भक्ति काल से संबंधित विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक से। तो आज की क्लास यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।